जय हिंद एवरीवन, जय हिंद आप सभी को, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सच्चा गुरुकुलम पे। और मैं शिवांश। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या। तो हम लोग ने सिटीजनशिप हम लोग पढ़ रहे थे आर्टिकल 5 to 11। तो हम लोग 5 to 11 पढ़ लिए थे। तो आज आपको कुछ चीज़ें बतानी है, तो कुछ चीज़ें बता देते हैं। आज आपको बताना है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इंडियन सिटीजन इंडियन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955। ठीक है, इंडियन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955। तो देखिए ये क्या था, इंडियन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 यानी कि भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। इसके तहत क्या था, इसके तहत जो नागरिकता थी उसको पांच तरीकों से देने का प्रावधान था। कितने तरीके से? 5 तरीके से देने का। देखिए जो भी हम आपको आर्टिकल पढ़ाए हैं सिटीजनशिप का, कि आर्टिकल 5, 6, 7 की 5 में क्या कहता है कि हमें नागरिकता मिलेगी, 6 में पाकिस्तान से आए लोगों को नागरिकता, 7 में जो भारत से पाकिस्तान गया फिर वो आना चाहते तो उनको नागरिकता। ये किस में है आपका 7 में। 8 में क्या है कि 8 में कि अगर आप मतलब कि भारतीय हैं लेकिन आपके जो बच्चे हैं वो अगर बाहर जन्मे हैं और उनके माँ बाप अगर भारतीय हैं तो उनको नागरिकता मिल जाएगी। 9, अगर उनके माँ बाप भारतीय नागरिक हैं लेकिन बच्चा किसी दूसरे देश की नागरिकता को अपना लिया है तो उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी। आर्टिकल 9 में कहा था। आर्टिकल 10 में कहे थे कि आपको जो नागरिकता मिली है उसको मतलब कि ये हमारा जो है वो है, ये हमारा अधिकार है कि हम आपकी नागरिकता बनाए रहेंगे। सरकार आर्टिकल 10 के तहत करती है गवर्नमेंट कि हम आपकी नागरिकता बनाए रहेंगे बशर्ते अगर आप कोई गलत काम या एंटी इंडियन काम करते हो। तो अगर आप कोई गलत काम करते हो या ऐसे काम करते हो जो देश के अगेंस्ट है, मतलब कि राष्ट्र हित में नहीं है, तो आर्टिकल 10 ये भी कहता है कि तब हम आपकी नागरिकता छीन सकते हैं। देखिए आर्टिकल 10 क्या कहता है, नागरिकता छीन सकते हैं। आर्टिकल 11 कहता है कि जो संसद है और जो गृह मंत्रालय है इनको नागरिकता यानी सिटीजनशिप में अमेंडमेंट करने का अधिकार है। तो ये सिटीजनशिप में अमेंडमेंट कर सकते हैं, बट पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन मतलब पॉजिटिव वे के द्वारा ही कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद इंडियन, देखिए हम लोग को क्या हुआ था, हम लोग को इंडिपेंडेंट आज़ादी मिली थी 1947 में। हमारा संविधान लिखा गया 1950 में, 1950 में। तो हम लोग को उस समय इतना मतलब कि अभी नया नया आज़ादी मिला था, नया नया संविधान बना था, तो हम लोग उस समय इतना नहीं सोच पाए कि क्या चीज़ें सही हैं क्या चीज़ें गलत है। इसीलिए 1955 अमेंडमेंट एक्ट आया सिटीजनशिप का। और ये एक्ट 1955 में आया। इसका पहला संशोधन यानी कि जो पहला अमेंडमेंट हुआ वो कब हुआ, 1986 में। 1986 में इसका पहला अमेंडमेंट हुआ। दूसरा अमेंडमेंट इसका 1992 में हुआ। तीसरा इसका 2003 में हुआ। फिर 2005 में हुआ। एंड अभी 2019 में जो NRC आया उस पर हुआ। तो ये है इंडियन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। मतलब कि जैसे कि अमेंडमेंट होता है ना, संशोधन होता है, जैसे कि कोई चीज़ संविधान में है लेकिन लोग देखने पे लग रहा कि नहीं ये जो हमारे नागरिक हैं या जो भी हैं उनके लिए गलत साबित हो रहा है, तो उसमें क्या किया जाता है, संशोधन करके उसको और अच्छी तरीके से लोगों के सामने लाया जाता है। संशोधन इज नॉट मीन्स कि उसको पूरी तरह हटा दिया जाता है। संशोधन मतलब उसको अपडेट किया जाता है। जैसे आपके मोबाइल होते हैं तो मोबाइल में जो भी आप ऐप रखते हैं उसको अपडेट करने को कहता है। अपडेट का मतलब ये थोड़ी ना कहता कि आप उसको अनइंस्टॉल करिए दोबारा इंस्टॉल करिए। अपडेट मतलब आपके मोबाइल में रहेगा ऐप, बट वहाँ पे अपडेट ऑप्शन आएगा, आप अपडेट ऑप्शन पे क्लिक करिए, आपकी मोबाइल अपडेट हो जाएगी या फिर जो भी ऐप है वो अपडेट हो जाएंगे। इसका मतलब अपडेट, जो ऐप है वो डिलीट नहीं हुए, बस वो क्या हुए, मॉडिफाई हो गए। तो वही है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट कि जो सिटीजनशिप है उसको हम हटाते नहीं है, खारिज नहीं करते। हाँ, लेकिन उस सिटीजनशिप में या जो भी वो सिटीजन हम लोग को दी जा रही है उस अगर कानून में कोई थोड़ी बहुत दिक्कत या प्रॉब्लम आती है तो हम लोग उसमें अपडेट ला सकते हैं। उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको नया बनाने के लिए मॉडिफाई वगैरह कर सकते हैं, उसको पूरी तरह बदल नहीं सकते। तो देखिए इसमें क्या बोला था, इंडियन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 में टोटल 5 तरीके थे, जिस 5 तरीकों से क्या किया था कि नागरिकता देने का प्रावधान था। मतलब कि हम लोग को सिटीजनशिप मिलेगी। अब कैसे मिलेगी आइए आपको समझाते हैं, कहाँ कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी। तो पहला था बाय बर्थ, मतलब कि जन्म के आधार पर, बर्थ के आधार पर।
तो पहला बताया गया 1955 में सबसे पहले बोला गया कि जन्म के आधार पे नागरिकता मिल जाएगी। जन्म के आधार पे नागरिकता मिल जाने का इन द सेंस, अगर कोई व्यक्ति है, अगर या फिर कोई भी है, अगर वो कहीं का भी है, नो प्रॉब्लम, अगर वो भारत में जन्मा है तो वो भारत का नागरिक कहला जाएगा। इसका मतलब कि अगर जैसे कोई फॉरेनर है, कोई फॉरेनर लोग आए हैं, अब वो उनकी जो मतलब कि वाइफ है वो प्रेग्नेंट है, वो ताजमहल देख रही है, ताजमहल देख रही है, कुतुब मीनार देख रही हैं, घूम रही हैं, तब तक पता चला उनको बच्चा हो गया, और जो बच्चा हो गया तो वो किसका नागरिक हो गया, तो वो भारत का नागरिक हो जाएगा, क्योंकि बाय बर्थ द्वारा हम लोग को नागरिकता दी जा रही थी। तो कोई भी बच्चा जो है जन्म लिया तो भारत में, तो वो भारत का हो गया। तो फिर क्या हुआ, ये जो बाय बर्थ था, मतलब बर्थ के द्वारा दिया जा रहा था, तो इसका मिसयूज होने लगा। और इसका मिसयूज कौन करने लगे, तो इसका मिसयूज पाकिस्तानी लोग करने लगे, क्योंकि सबको पता है पाकिस्तानी क्या है, आतंकवाद को कुछ ज़्यादा ही ढील दे दिया है, और वो हर तरीके से हर देश में कहीं ना कहीं अपने आतंकवादियों को छोड़ता है, क्योंकि उसका एक ही मकसद है, गजवाए हिंद कैसे भी करके हमें भारत को जीतना है। तो बाई बर्थ के हिसाब से क्या किया, देने जाने लगा। तो इसमें पाकिस्तान वाले क्या किए, मिसयूज करने लगे। मिसयूज क्या करने लगे, जब पाकिस्तान की जो वुमेन्स रहती थी या जो उनकी वाइफ रहती थी, वुमेन या वाइफ, वो अपनी वुमेन्स और वाइफ को क्या करते थे, जब वो प्रेग्नेंट हो जाती थी, जब उनको लगता था कि नहीं अब 2-3 महीना बचा है डिलीवरी के, तो वो क्या करते थे, इनको भारत ले आते थे। भारत ले आके कहते थे अब आओ तुम लोग भारत घूमो, तो लोग भारत घूमने लगते थे। अब भारत घूम रहे हैं, उनको ताजमहल दिखाने, कुतुब मीनार दिखाने, उसी में क्या होता था, उनको बच्चे हो जाते थे। अब बच्चे हो गए तो भाई साहब हमारा कानूनी है ना भाई, बाई बर्थ जन्म के आधार पर नागरिकता दी जाएगी। तो जन्म के आधार पर नागरिकता देने का मतलब कि वो पाकिस्तान से जो लोग आए हैं उनको नागरिकता भारत की मिल गई, क्योंकि भाई उनके बच्चे का तो जन्म हो गया भारत में। अब भाई साहब यही हो गया बवाल। नागरिकता का मतलब होता है, देखिए अभी आपको बताएंगे, नागरिकता एक कानून होता है, आर्टिकल 14, 15, अभी पढ़ाई नहीं आगे बताएंगे, 29, 30। तो ये 4 आर्टिकल हैं जो केवल और केवल, ये 4 आर्टिकल हैं जो केवल और केवल इंडियन सिटीजन को दिए जाते हैं। 14 मतलब कि कानून के समक्ष समान, 15 किसी भी धर्म भेदभाव पे नहीं, 29 के जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो सब क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से रह सकते हैं, मतलब अपने हिसाब से हिजाब पहन सकते हैं। जैसे मुस्लिम औरतें बुर्खा पहन सकती हैं, या फिर जो मुस्लिम लड़के हैं वो सब टोपी पहन के, कुर्ता पैजामा पहन के स्कूलों में पढ़ सकते हैं। तो आर्टिकल 29 ये कहता है। आर्टिकल 30 कहता है कि जो अल्पसंख्यक हैं, अगर उनको लगता है कि वो बाकी लोग से डिफरेंट, इसमें हम अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे, लोग अच्छे अच्छे कपड़े, हम अपने आप को समेत ढाल नहीं पा रहे, जैसे कि जो लड़कियां हैं वो अच्छे अच्छे मतलब कपड़े पहन के आ रही हैं, यहाँ पे ये बुर्खा पहन के आ रहे हैं, तो उनमें क्या होता है, एक डिफरेंसेस आने लगती है। तो आर्टिकल 30 कहता है कि आप अपने हिसाब से, जो अल्पसंख्यक है वो अपने हिसाब से अपना स्कूल, अपना जो है स्कूल वगैरह खोल सकते हैं और लोगों को शिक्षा दे सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मदरसा, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मदरसा। तो ये आर्टिकल हैं 14, 15, 29, 30, ये आर्टिकल हैं जिसको जो है केवल और केवल इंडियन नागरिक को देता है और किसी को नहीं। तो ये पाकिस्तान वाले के बच्चे पैदा हो गया, भाई साहब पाकिस्तान वाले के बच्चे का पैदा होने का मतलब वो भी इंडियन हो गए, इंडियन होने का मतलब उनको भी ये सब चीज़ें दी जाएंगी। अब इसी में हो जाता है बवाल, वो जो पाकिस्तानी रहते हैं फिर वो अपने बच्चे को क्या करते हैं, अब पाकिस्तान से ही कंट्रोल करते हैं, और एक आतंकवाद का बढ़ावा मिल जाता है। क्योंकि अगर जो बच्चे रहते हैं तो पाकिस्तान के रहते हैं, उनको तो वही सिखाएंगे ना, जो उनको तालीम, उनको इल्म वही मिलेगी जो उनके कौन देंगे, उनके फादर साहब देंगे। उनके फादर साहब कहाँ बैठे हैं, उनके फादर साहब बैठे हैं पाकिस्तान में। तो उनको बताते हैं किस किस तरह से एक्टिविटी करके कि ऐसे ऐसे तुम्हें रहना। तो अगर ये लोग कुछ करते भी हैं तो ये नाम नहीं आएगा कि ये पाकिस्तान ने किया, ये नाम आएगा कि ये तो हमारे भारत के नागरिक ने ही किया, क्योंकि हम लोग तो बाई बर्थ के हिसाब से सबको दे रहे हैं। तो इसमें भाई साहब बहुत भयंकर बवाल हो जा रहा था कि कहीं भी कुछ भी आतंकवादी या टेररिस्ट एक्टिविटी होती है तो नाम आ जाता है कि कहाँ ये आतंकवादी टेररिस्ट है, तो भारत के ही लोग हैं, भारत के लोग ही अपने में गृह युद्ध वगैरह सिविल वॉर का सीन क्रिएट कर रहे हैं। तो ये चीज़ों को देखा गया, तो ये चीज़ें क्या होने लगी, एक भयंकर रूप लेने लगी। तो फिर गवर्नमेंट को भी समझ में आने लगा धीरे धीरे कि ये भाई साहब ये तो गलत हो गए। तो फिर इसको संशोधन किया गया, इसका अमेंडमेंट कब कर दिया गया, 1986 में। 1986 में इसका पहला अमेंडमेंट आया। इसमें कहा गया कि बाई बर्थ नागरिकता मिलेगी, साथ ही साथ उनके फादर या मदर में से कोई ना कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। मतलब कि
भारत का कोई ना कोई फादर या मदर में से नागरिक होना चाहिए, तभी इसको नागरिकता मिलेगी। अब इसमें भी एक खतरनाक बवाल हो गया, जो पाकिस्तानी लोग रहते थे वो 2-2 साल 3-3 साल 4-4 साल वीज़ा पे आते थे, यहाँ की लड़कियों से शादी करते थे, बच्चे होते थे, उसके बाद छोड़ छाड़ के चले जाते थे पाकिस्तान। अब इससे क्या होता था, दो चीज़ें खराब होती थी, एक तो ये अपने बच्चे को एज अ टेररिस्ट के रूप में जो है लोगों के सामने शो कराते, तो दूसरी बात कितने लड़कियां कितने औरतों की ज़िंदगी खराब हो जाती थी, क्योंकि ये सिर्फ एक टाइम आते थे, शादी करते थे, बच्चे होते थे, उसके बाद ये क्या कर देते थे, वापस चले जाते थे पाकिस्तान। तो फिर सरकार को लगा कि नहीं भाई साहब, ये तो पहले से भी खराब जो हो गया, तो फिर एक और संशोधन आया 2003 में। ये कब आया? 1986 में। फिर 2003 में इसको और अमेंडमेंट किया गया, इसको और संशोधित किया गया, और फिर बोला गया नहीं, अगर कोई पाकिस्तानी व्यक्ति आता है भारत तो उसको वैलिड सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी, वैलिड सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी, तब जाके वो यहाँ आके रह सकता है, और तब उनके जो फैमिली है, उनके बच्चे होंगे, उनको भारत की नागरिकता मिलेगी। और वैलिड सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है? देखिए, वैलिड सिटीजनशिप अभी हम आपको आर्टिकल 6 में बताए थे कि पाकिस्तान से आए लोगों को नागरिकता के लिए एक परमिट लगाया गया था 19 जुलाई 1948, कि अगर 19 जुलाई 1948 के बाद कोई भी भारत आएगा तो पहले उसको ऑफिशियली पाकिस्तान की है जहां से भी आ रहा है वहां की नागरिकता को क्या करना पड़ेगा? ठुकरा देना पड़ेगा। देखिए, हम आपको एग्जांपल पाकिस्तान का इसलिए दे रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान हमारा नेबरिंग कंट्री है, जो भी आतंकवादी ये भी जो भी एक्टिविटी होती रहती है वो ज़्यादातर पाकिस्तान में होती रहती है, तो इसलिए हम एग्जाम्पल में पाकिस्तान बोलते हैं, जिससे आपको रिलेट कर सकेंगे, जिससे आप क्या करेंगे? रिलेट कर सकेंगे। अभी हम आपको बोल देंगे इराक या कुवैत या सीरिया में भी देखेंगे, या इराक में आप देखेंगे ISI आतंकवादी हैं, तो हम अगर इराक का एग्जाम्पल आपको देने लगे तो आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि इराक यहाँ से बहुत दूर है, लेकिन पाकिस्तान अपना क्या पड़ोसी, तो आप अच्छे से समझेंगे भी, और आप लोग अच्छे से जानते भी हैं पाकिस्तान को, उसकी एक्टिविटी को। तो फिर जो है 2003 में क्या किया गया? एक वैलिड सिटीजनशिप एक्ट ला दिया गया। क्या? वैलिड सिटीजनशिप। क्या? अगर आपके पास वैलिड सिटीजनशिप है तो ही आपको क्या मिलेगी? आपके बच्चों को, आपके परिवार को नागरिकता मिलेगी। और वैलिड सिटीजनशिप मतलब क्या होता है कि अगर आप 19 जुलाई 1948 परमिट के बाद भारत आ रहे हैं तो आपको पहले पाकिस्तान की जो ऑफिशियल नागरिकता है उसको ठुकराना पड़ेगा, उसको छोड़ देना पड़ेगा, तब फिर आप एक 6 मंथ का फॉर्म भरिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरिए, और कम से कम आप 7 साल रहिए, फिर आपको जाके नागरिकता मिलेगी, तब फिर आप जाके शादी कर सकते हैं, बच्चे पैदा कर सकते हैं, फिर यू डू व्हाट यू वांट। ठीक है, तो ये था पहला, बर्थ के आधार, इसमें इतने संशोधन हो गए। दूसरा था वंश के आधार पे, वंश के आधार पे, क्लेम के आधार पे, वंश यानी क्लेम के आधार पे। दूसरा था, सेकंड था वंश के आधार पे, वंश यानी क्लेम। हम सभी लोगों को अब वंश के आधार पे ही नागरिकता मिली है, क्योंकि हमारे पापा, हमारे फादर साहब के फादर साहब सब क्या थे? तो सब इंडियन थे। तो वंश के आधार पे, क्लेम के आधार पे, तो क्या वो वंश के आधार पे नागरिकता मिली। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो हमारा भारत है वो एक पुरुष प्रधान देश है, वैसे कि आजकल पुरुष महिलाओं में कोई अंतर नहीं रह गया। देखिए, हर कोई जो है इस समय, जो महिलाएं हैं, जो औरतें हैं, वो भी पुरुषों के बराबरी, मतलब कि मेल के बराबरी, कंधे से कंधा मिला के हर एक वो काम कर रही हैं। इवन आप देखे होंगे कि जो महिलाओं को बोला जाता था कि वो एयर मार्शल में नहीं जा सकती, वो एयर लिफ्ट वगैरह नहीं उड़ा सकती, तो उसको भी गुंजन सक्सेना ने प्रूफ कर दिया कि नहीं, महिलाएं वो भी कर सकती। तो महिलाएं आजकल हर चीज़ कर सकती। लेकिन हमारा क्या देश है? हमारा देश अभी भी एक पुरुष प्रधान देश है। तो इसमें बोला गया वंश क्लेम के आधार पे, कि मतलब कि वंश किसका देखा जाएगा? तो वंश पुरुषों का देखा जाएगा, महिलाओं का नहीं देखा जाएगा। अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसको जो नाम, उसको जो नाम, धर्म, जाति, देश जो भी मिलेगा वो पिता का मिलेगा, माता का नहीं मिलेगा। जैसे कि अभी भी हम लोग देखते हैं, हम लोग का जन्म होता है तो हम लोग को जाति, धर्म सब पिता का मिलता है, देश पिता का मिलता है। तो वो वंश के मतलब कि वंश के आधार पे, कि जो पिता का जो देश रहेगा वही देश रहेगा बच्चों का। बट इस पर फिर क्या हो गया? इस पे वुमेन्स लोग ने क्या किया? बवाल कर दिया। वुमेन्स लोग ने बवाल कर दिया। वुमेन्स लोग सुप्रीम कोर्ट चली गई, और सुप्रीम कोर्ट जाके सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को कहीं, जज साहब लग रहा है आर्टिकल 15 भूल गए हैं। आर्टिकल 15 कहता है, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध, मतलब कि आदमी औरत के बीच भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो फिर यहाँ वंश क्लेम क्यों आदमी का देखा जा रहा है? क्यों आदमी का देखा जा रहा है, औरतों का नहीं देखा जा रहा है? तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब से हाथ जोड़ के महिलाओं ने कहा कि आप आर्टिकल 15 को भी तो याद करिए, लग रहा है आप आर्टिकल 15 को भूल चुके हैं।
तो जज साहब ने कहा ठीक है भाई, ये तो सही बोल रहे। तो 1992 में एक फिर संशोधन हुआ, 1992 में संशोधन हुआ, अमेंडमेंट हुआ। इसमें क्या बोला गया कि अब जो क्लेम है सिटीजनशिप के लिए, देखिए हम किसी धर्म जाति का नहीं बता रहे हैं, सिटीजनशिप के लिए जो क्लेम है अब वो वुमेन और मैन दोनों का देखा जाएगा। बाकी धर्म जाति को देखें तो आज भी आदमी का ही देखा जाता है, जिस धर्म के रहेंगे वही धर्म, जिस जाति के रहेंगे वही जाति। बट सिटीजनशिप के लिए अब वुमेन्स और मैन क्या है, दोनों का जो है देखा जाएगा। सिटीजनशिप के लिए मैन वुमेन दोनों का देखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है हुआ, इसका एग्जांपल आप देखेंगे सानिया मिर्जा। जैसे सानिया मिर्जा पाकिस्तान में सोहेब मलिक से साथ शादी की, पाकिस्तानी क्रिकेटर सोहेब मलिक। तो अगर अब उनके बच्चे होते हैं तो उनके पास क्या रहेगा, वो चाहें तो अपने फादर की भी नागरिकता लेके पाकिस्तानी भी बन सकते हैं, चाहें तो अपने मदर की नागरिकता लेके वो हिंदुस्तानी बन सकते हैं। क्योंकि 1992 अमेंडमेंट एक्ट आ गया कि औरतों के मतलब कि वुमेन्स का भी वंश देखा जाएगा, वुमेन का भी क्या देखा जाएगा, वंश देखा जाएगा। तो ये दूसरा तरीका हो गया। टोटल 5 तरीके से थे, तो ये 2 तरीका हो गया। देखिए तीसरा तरीका क्या हो गया, पंजीकरण। तीसरा होता है पंजीकरण, जिसको हम लोग बोलते हैं रजिस्ट्रेशन। तीसरा होता है रजिस्ट्रेशन, मतलब हम लोग रजिस्ट्रेशन करके जो है आ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन मतलब वही कि आपको अगर आपको भारत की नागरिकता चाहिए तो पहले आप जहाँ हैं वहाँ की आपको ऑफिशियल नागरिकता को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको 6 मंथ का, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद आपको 6 मंथ का एक फॉर्म भरना पड़ेगा। एंड 6 मंथ के फॉर्म भरने के बाद फिर आपको कम से कम 5 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल रहना पड़ेगा, तब फिर जाके आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो ये क्या करता है, तो ये रजिस्ट्रेशन क्या है ये, तो रजिस्ट्रेशन के आधार पे। चौथा है बिजनेस, कि अगर आप भारत आए हैं, ना किसी से आपने शादी किया है, ना आप किसी को जानते हैं, लेकिन आप भारत आए हैं ओनली किस लिए, केवल बिजनेस के लिए आए, केवल आप बिजनेस पर्पस के लिए आए हैं, तो भी आपको नागरिकता मिल जाएगी। सेम चीज रहेगा कि 6 मंथ के लिए आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। एंड फिर वो आपको कम से कम 5 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल रहना पड़ेगा। उसके बाद जो भारत में बोली जाने वाली 22 भाषा हैं, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, संस्कृत, उर्दू, नेपाली, मणिपुरी, डोगरी, बोडो, संथाली, मैथाली, डोगरी, बोडो। तो ये जो 22 भाषा है, अगर इस 22 भाषा में से अगर आप कोई भी एक भाषा जानते हैं, बोल सकते हैं, तो आप जो है भारत के नागरिक बन जाएंगे। बस आपको 6 महीने वही रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड कम से कम 5 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 10-8 साल रहना पड़ेगा। कम से कम 5 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल आपको रहना पड़ेगा, तो आपको मिल जाएगा। पांचवा होता है रिजर्व एरिया, अर्जित क्षेत्र। अर्जित क्षेत्र, देखिए अर्जित क्षेत्र मतलब क्या होता है, अर्जित क्षेत्र मतलब कि अगर भारत किसी दूसरे देश या फिर दूसरे देश की कोई जगह है उसको अर्जित कर लेता है, ले लेता है, तो वहाँ के जो नागरिक रहेंगे उनको अपने आप नागरिकता मिल जाएगी, उनको अपने आप नागरिकता मिल जाएगी। इसका एग्जाम्पल है सिक्किम। सिक्किम पहले भारत का था ही नहीं, 1975 में 35वां संविधान संशोधन करके उसको क्या किया गया, भारत में लाया गया। तो वहाँ के जो नागरिक थे उनको अपने आप नागरिकता दे दी गई, उनको ये सब फॉलो नहीं कराया गया। जो 19 जुलाई परमिट वगैरह उनको कुछ फॉलो नहीं कराया गया, उनको अर्जित किया गया है, तो उनको नागरिकता अपने आप मिलेगी। जैसे अभी पाकिस्तान के देखते हैं, बलूचिस्तान में जो साउथ वेस्ट में बलूचिस्तान है, वहाँ पे क्या हुआ, एक विद्रोह रहता है कि हमें भारत से पाकिस्तान से अलग होना। तो अगर भारत जो है उस बलूचिस्तान को अपने में मिला लेता है, तो यानी वो अर्जित कर लेता है, तो वहाँ के लोगों को अपने आप क्या मिल जाएगी, नागरिकता मिल जाएगी। तो पांचवा क्या है, अर्जित क्षेत्र यानी रिजर्व एरिया, कि आप किसी चीज़ को रिजर्व करेंगे तो वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनको आपको नागरिकता देनी पड़ेगी, विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन, विदाउट डूइंग एनी टाइप्स ऑफ फॉर्मेलिटी। तो ये 5 तरीके से हम लोग को क्या होता है, नागरिकता मिलती है। ठीक है, ये 5 तरीके से हम लोग को नागरिकता मिलती है। देखिए नागरिकता कैसे छीनी जा सकती है, नागरिकता 2 तरीके से आपसे हट सकती है। पहला बहिष्कार करके, यानी कि अगर आपने भारत की नागरिकता छोड़ किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली है तो आपकी नागरिकता जो है बहिष्कार कर दिया जाएगा, आपकी नागरिकता को छीन लिया जाएगा। सेकंड, अगर आप कोई देश के हित में काम न करके देश के अहित में काम करते हैं, देश के हित में काम करने के लिए सोचते हैं, प्रेरित होते हैं, तो आर्टिकल 10 के तहत आपकी नागरिकता को छीन लिया जाएगा। तो देखिए यही है इंडियन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो पहला इसका संशोधन तो हुआ था 1986 में, फिर 1992 में, फिर 2003 में,
फिर 2005 में और फिर 2019 में 2019 में CA/NRC वगैरह सब आया था। तो इस पे हम लोग किसी अगले वीडियो में आपको एक इंडिविजुअल वीडियो बना के सब समझा देंगे CA/NRC क्या था, कुछ नहीं था ये सब। तो ये रहा, अब ख़त्म हो गया आज इंडियन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955। तो अब अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 3 मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट। इसमें आर्टिकल है 12 to 35। तो एक एक आर्टिकल पढ़ेंगे, एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, मौज में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग इसको रिवाइज करिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विथ फंडामेंटल राइट। थैंक यू, जय हिंद।